पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बाहुबलियों की 15 सीटों पर कौन आगे कौन पीछे, इसके ऊपर विस्तार में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। तो सर, कौन आगे कौन पीछे? देखिए, 14 नवंबर को 243 सीटों का रिजल्ट आना है और ऐसे में सबके जहन में यही सवाल है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो 15 ऐसी सीटें हैं जिन पर या तो खुद बाहुबली या उनके परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ रहा है और इनमें से 6 से 8 बाहुबली एनडीए से हैं और 8 बाहुबली महागठबंधन के टिकट पर मैदान में है। तो 16 बाहुबली सीधे अपने परिवार के जरिए चुनाव लड़ रहे हैं। सर, तो उनका क्या होने वाला है? देखिए, अनंत सिंह और सुरभान सिंह की पत्नी वीणा देवी के बीच मोकामा सीट पर लड़ाई है और दिलचस्प लड़ाई है। दानापुर से रितलाल यादव हैं जो बाहुबली हैं और उनका मुकाबला कर रहे हैं रामकृपाल यादव। ब्रह्मपुर से हुलास पांडे हैं। रघुनाथपुर से साहबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब हैं। वारसलीगंज से अशोक महतो की पत्नी अनिता है और उनका मुकाबला बाहुबली अखिलेश सरदार की पत्नी बीजेपी विधायिका से है। नवादा सीट पर बाहुबली राजवल्लभ यादव की पत्नी भी मैदान में है। लालगंज से मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी मैदान में है और कुचायकोट से जेडीयू के पप्पू पांडे मैदान में है। तो ये 16 बाहुबली चुनाव मैदान में है और एक एक सीट पर आप बात करेंगी, जैसे पटना की मोकामा सीट। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि चुनाव के ठीक पहले दुलार चंद यादव की हत्या के बाद ये सीट और चर्चा में आ गई थी। यहाँ जेडीयू के टिकट से अनंत सिंह चुनाव मैदान में है और उनके सामने आरजेडी के टिकट पर वीणा देवी चुनाव लड़ रही हैं। दुलारचंद की हत्या के मामले में अनंत सिंह फिलहाल जेल में भी जा चुके हैं। मोकामा भूमिहार बहुल इलाका है। अनंत सिंह के इलाके में रॉबिन हुड वाली इमेज है। सभी जाति के लोग उनको वोट करते हैं, तभी तो चुनाव जीतते रहे हैं और अभी तक चुनाव हारे नहीं हैं। दुलारचंद यादव की हत्या के बाद कहा जा रहा है कि भूमिहार वोटरों की गोलबंदी हुई है अनंत के पक्ष में, लेकिन सुरजभान सिंह के लोग भी कह रहे हैं कि भाई हम भी तो भूमिहार हैं और हमें भी तो भूमिहार वोट मिला है। तो वीणा देवी जो उम्मीदवार है आरजेडी की, उनको पिछड़ों के साथ साथ भूमिहारों के भी वोट मिले होंगे। अगर भूमिहारों के वोट बैंक में 50% भी सिंधमारी करने में कामयाब हो गए होंगे सुरजभान सिंह, तो अनंत सिंह की मुश्किल बढ़ जाएगी। लेकिन क्या होगा ये तो चुनाव नतीजा जब आएगा तब पता चलेगा। और जन सुराज ने अगर 20,000 वोट भी काट लिया तो अनंत सिंह की मुश्किल बढ़ जाएगी, क्योंकि जन सुराज के जो उम्मीदवार हैं उसी जाति से आते हैं जो हमेशा एनडीए के लिए वोट करती रही है। लेकिन इस बार जो विवाद हुआ, दुलारचंद की हत्या हुई, उसके बाद से जनसुराज के उम्मीदवार के पक्ष में भी जमकर वोटिंग हुई है। मतलब अगर 20,000 वोट भी काट लेते हैं तो मामला टफ तो बिंद समाज का वोट है वहाँ अच्छा खासा है। अगर उसने गोलबंद होकर के वोट कर दिया होगा जनसुराज के उम्मीदवार के पक्ष में, तब तो मुश्किल बढ़ जाएगी अनंत सिंह की। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाए होंगे, 5,000 से ज़्यादा वोट अगर उन्होंने नहीं काटा होगा, तो अनंत सिंह की मुश्किल मार्जिन बढ़ जाएगी, जीत की घट जाएगी, लेकिन जीत जाएंगे। तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि मोकामा की सीट पर कौन जीतेगा कौन हारेगा। कांटे की लड़ाई है और दोनों पार्टियों की तरफ से जश्न की तैयारी अभी से जारी है। मतलब दोनों मानकर चल रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। अनंत सिंह का तो पंडाल उंडाल लग गया, सुरभान सिंह का भी लगना शुरू हो गया है। मिठाइयाँ तो दोनों जगह बननी शुरू हो गई है। तो अब दोनों तो जीतेंगे नहीं, एक ही कोई जीतेगा। तो देखिए किसकी मिठाई मीठी लगती है और किसकी तीखी हो जाती है। तो सर, दानापुर से भी रितलाल और रामकृपाल के बीच मुकाबला चल रहा है। बिल्कुल, बाहुबली रितलाल यादव के सामने बीजेपी के सीनियर लीडर पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव हैं। रितलाल फिरौती से जुड़े एक केस में, रंगदारी से जुड़े एक केस में जेल में है और शहरी इलाके में उनकी छवि अच्छी नहीं है, बाहुबली की छवि है। और पहले रितलाल पीछे थे, लेकिन अब कड़ी टक्कर नज़र आ रही है, क्योंकि रितलाल यादव के जेल में होने की वजह से उनकी बेटी ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली थी और इससे सिंपैथी वोट बढ़ा है। लालू प्रसाद यादव ने खुद यहाँ रोड शो किया। लालू यादव जी ने बिहार में कहीं प्रचार नहीं किया, केवल रितलाल के लिए किया। इससे यादव और मुस्लिम वोटर संगठित हुए हैं। तो दानापुर सीट से सियासी समीकरण देखें तो कुल 4.25 लाख वोटर हैं, जिसमें से करीब 80,000 यादव हैं, 60,000 स्वर्ण हैं, 85,000 अति पिछड़े हैं, 40,000 मुस्लिम हैं और 55,000 दलित हैं। तो यहाँ लड़ाई बहुत मुश्किल हो गई है रितलाल के लिए भी।
तो कौन जीतेगा कौन हारेगा बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी पलड़ा रामकृपाल यादव का भारी दिखाई दे रहा है। जी सर, तो अगर कुचायकोट की बात करें तो वहां भी अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे हमेशा चुनाव क्यों जीत जाते हैं? देखिए, कुचायकोट से बाहुबली विधायक अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे 6वीं बार जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और महागठबंधन ने इस बार कांग्रेस के टिकट पर नए चेहरे और दुबई के उद्योगपति हरि नारायण सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है। अनंत सिंह के इलाके में रॉबिन हुड वाली जो इमेज है वही इमेज यहाँ पर पप्पू पांडे की है। सभी जाति के लोग उन्हें वोट करते हैं। यहाँ से अमरिंदर कुमार आगे चल रहे हैं और अमरिंदर कुमार के पक्ष में नीतीश की चलाई योजनाओं का बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। वो ट्रिपल मर्डर, फायरिंग, रंगदारी, लूट जैसे 14 मामलों में नामजद हैं, लेकिन उन्हें नीतीश का सिपाही माना जाता है। और कांग्रेस के हरिनारायण सिंह नए हैं, उन्हें मुस्लिम यादव का साथ जरूर मिल रहा है, लेकिन बाकी पिछड़ा वोट उनसे दूर है नीतीश कुमार की वजह से, तो वहाँ भी पप्पू पांडे ही आगे दिखाई दे रहा है। सर, तो अगर मांझी सीट की बात करें तो वहां भी रणधीर सिंह आगे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो रणधीर सिंह भी बाहुबली नेता के भतीजे हैं, ठीक है ना। प्रभुनाथ सिंह एक जाने माने बाहुबली नेता हैं, ठीक है, उनके बेटे हैं। तो मांझी सीट पर महागठबंधन का दबदबा रहा है और 2020 में यहाँ से सीपीएम के सत्येंद्र यादव जीते थे। इस बार यहाँ जेडीयू ने बाहुबली प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह को टिकट दिया है। महागठबंधन ने सत्येंद्र यादव को रिपीट किया है, तो यहाँ से रणधीर सिंह आगे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि राजपूत वोटरों की गोलबंदी हुई है। सत्येंद्र यादव के पीछे होने की सबसे बड़ी वजह उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी फैक्टर है और इस सीट पर सबसे बड़ी आबादी राजपूतों की है जो रणधीर सिंह का वोट बैंक है। तो जेडीयू के वोट बैंक कुर्मी भी सपोर्ट में है। भूमिहार ब्राह्मण वोटर्स ने अगर रणधीर सिंह का साथ दिया तो वो चुनाव जीतेंगे और मिल रहा है साथ, मुझे लग रहा है। सर, तो अगर ब्रह्मपुर की बात करें तो हुलास पांडे इस बार भी पीछे बताए जा रहे हैं। हाँ, देखिए, हुलास पांडे जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं ब्रह्मपुर से, उस सीट का समीकरण बहुत मजबूत है, महागठबंधन के पक्ष में है। हुलास पांडे रणवीर सेना के चीफ ब्रह्मेश्वर मुखिया के मर्डर केस में आरोपी थे, बाद में बरी भी हो गए और हुलास ब्रह्मपुर सीट से चिराग पासवान की पार्टी से मैदान में है। उनके सामने 2 बार से विधायक रहे आरजेडी के शंभू यादव हैं और सीट पर हुलास पांडे फिलहाल पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। शंभू यादव के मजबूत होने के पीछे जातीय समीकरण ही है। यहाँ यादव वोटर करीब 26% है, मुस्लिम और दलित वोटर्स 40% है और ये वोट बैंक आरजेडी के पक्ष में बताया जाता है। तो हुलास पांडे के पक्ष में 14% ब्राह्मण हैं, भूमिहार वोट हैं। शंभू यादव के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है, लेकिन हुलास पांडे के खिलाफ भी ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या में नाम आने के कारण कुछ लोगों की नाराजगी भी है। तो अगर ब्राह्मण भूमिहार ने, राजपूत ने गोलबंद होकर के हुलास पांडे के लिए वोट कर दिया तब तो खेल आरजेडी के बिगड़ सकता है, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका फायदा आरजेडी को मिल सकता है। सर, तो एकमा में भी तो मनोरंजन सिंह पीछे दिख रहे हैं। हाँ, मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह बहुत बड़े बाहुबली है, एकमा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ आपको पता ही है कि बिहार में, यूपी में, दिल्ली में, मुंबई में, झारखंड में 150 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या के 4 हत्या के प्रयास के 1 केस भी शामिल है। उन्होंने अपने एफिडेविट में 9 आपराधिक मामलों की ही जानकारी दी है। धूमल के खिलाफ आरजेडी ने मौजूदा विधायक श्रीकांत यादव को टिकट दिया है और श्रीकांत यादव ने 2020 में जेडीयू की सीता देवी को हराया था। इस बार भी श्रीकांत आगे चल रहे हैं। आरजेडी का मजबूत वोट बैंक धूमल सिंह के पीछे होने का सबसे बड़ा कारण है और दूसरी बात है कि वहाँ पर जनसुराज ने भी बहुत तगड़ा उम्मीदवार दिया है, ठीक है ना, अति पिछड़ा समाज से। तो अगर उसने कोई बड़ा खेल किया तब तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, धूमल सिंह को फायदा भी हो सकता है, लेकिन वो बड़ा खेल नहीं कर पाए तो धूमल सिंह को नुकसान हो सकता है। और धूमल सिंह की ब्राह्मण और राजपूत समाज में अच्छी पकड़ है, लेकिन आपराधिक छवि होने से बनिया और ईबीसी वोटर थोड़ा खुलकर समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन आरजेडी को रोकने के लिए अगर उन्होंने उनका खुलकर समर्थन कर दिया तब तो निकल जाएंगे। लेकिन जो जनसुराज का उम्मीदवार है वो भी खेल बिगाड़ रहा है। किसका ज़्यादा बिगाड़ रहा है, किसका कम, ये कहना मुश्किल है। सर, तो रुपौली में बीमा भारती का क्या हाल है? बीमा भारती तो मजबूत नेत्री है भाई। इस सीट पर बीमा भारती और शंकर सिंह आमने सामने हैं। रुपौली की राजनीति में 20 साल से बीमा भारती और शंकर सिंह के
इर्द गिर्द ही रही है वहाँ की राजनीति। बीमा भारती ने 2000 से 2005 तक 2000 से अब तक 5 बार चुनाव जीत चुकी हैं। निर्दलीय आरजेडी और जेडीयू के टिकट पर जीती हैं। इस बार आरजेडी के टिकट पर मैदान में है, जबकि शंकर सिंह निर्दलीय हैं। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन बीमा भारती आगे दिखाई दे रही हैं। यहाँ गंगौता जाति के 35% वोटर के साथ साथ मुस्लिम और यादव मिलाकर 45% वोटर हैं, और ये बीमा भारती का वोट बैंक माना जाता है। तो बीमा भारती तो यहाँ से निर्दलीय भी चुनाव जीत चुकी हैं, जेडीयू के टिकट पर लगातार चुनाव जीतती रही हैं। इस बार आरजेडी के टिकट पर हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो हारेंगी। शंकर सिंह के साथ ही उनकी लड़ाई है, लेकिन मुझे लगता है कि बीमा भारती जीत सकती है। सर, तो अगर तरारी की बात करें तो वहाँ भी बाहुबली सुनील पांडे के बेटे प्रशांत विशाल का क्या हाल है? देखिए, तरारी सीट से बीजेपी ने बाहुबली सुनील पांडे के बेटे प्रशांत विशाल को उतारा है, और उपचुनाव में वही जीते थे चुनाव, माले को हराकर। महागठबंधन की तरफ से CPI-ML यानी माले उम्मीदवार मदन चंद्रवंशी हैं। पिछले उपचुनाव में विशाल प्रशांत जीते थे, और ये माले की मजबूत सीट भी मानी जाती रही है। लेकिन इस बार यहाँ पर विशाल प्रशांत आगे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि प्रशांत ने इस इलाके में दावा किया है कि बहुत काम करवाया है, सरकारी योजनाएं ले गए हैं, और काम उस योजनाओं पर हो भी रहा है। तो लोग खुश हैं कि माले का विधायक रहेगा तो कोई सरकारी योजना आएगी नहीं, और बीजेपी का विधायक है तो धनाधन सरकारी योजनाएं आ रही हैं। तो कहा जा रहा है, वो दावा करते हैं कि 900 करोड़ से ज़्यादा की योजनाएं वो लाद चुके हैं। अभी तो उपचुनाव जीते ही हैं कितना दिन पहले, अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ, और उपचुनाव जीतने के बाद 900 करोड़ की योजनाएं उन्होंने पास करवाई है, उनके समर्थक कह रहे हैं। तो भूमिहार बहुल इलाका है, और प्रशांत का मजबूत वोट बैंक माना जाता है भूमिहारों को, सुनील पांडे का। तो जेडीयू का वोट बैंक भी जुड़ गया है। तो मुझे लगता है कि माले के खिलाफ जो अगड़ी जातियां लामबंद हो रही हैं इस इलाके में, उससे उनकी जीत पक्की दिखाई दे रही है। तो सर, अगर बात करें रघुनाथपुर की, तो वहाँ के शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब का क्या हालत है? ओसामा मुझे लगता है चुनाव जीत जाएंगे। बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे हैं। सिवान में आरजेडी का चेहरा थे शहाबुद्दीन, अब उनके बेटे ओसामा सिवान के रघुनाथपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने जेडीयू ने विकास कुमार सिंह उर्फ जीसू सिंह को उतारा है। इस सीट पर ओसामा आगे चल रहे हैं। ओसामा के साथ शहाबुद्दीन का सिंपैथी वोट भी है। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और योगी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके हेमंता बिस्वा शर्मा ने जिस तरह से यहाँ पर अपनी रैलियों में ओसामा पर निशाना साधा है, उससे इलाकों में मुस्लिमों और यादवों की गोलबंदी हुई है। इस सीट पर मुस्लिम वोटर 23% है, अनुसूचित जातियों के वोटर करीब 11% है, और यादव 10% के आसपास है। तो ये लगता है कि ओसामा निकाल लेंगे ये सीट। तो सर, आरजेडी छोड़कर नवादा से जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रही राजवल्लभ की पत्नी विभा देवी का क्या हाल है? देखिए, इस सीट पर भी 2 बाहुबली परिवार आमने सामने हैं। 4 बार से विधायक कौशल यादव, आरजेडी और राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी जेडीयू के टिकट पर मैदान में है। पिछले 4 बार से नवादा की जनता हर बार नई पार्टी को चुनाव जिता रही है। इस बार कौशल यादव आगे नजर आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो चुनाव जीत सकते हैं। विभा देवी की महिलाओं में अच्छी पकड़ है, इसका फायदा भी उन्हें मिलता रहा है। लेकिन इस सीट पर जनसुराज के उम्मीदवार डॉक्टर अनुज ने उनका खेल बिगाड़ दिया है, मुझे लग रहा है। उनके खड़े होने की वजह से सीट पर भूमिहार वोट बैंक बट गया है, क्योंकि भूमिहार समाज से आते हैं, और नवादा में अनुसूचित जाति के मतदाता 21% हैं, मुस्लिम 14% हैं, ग्रामीण मतदाता 73% हैं, और शहरी मतदाता महज 26% हैं। तो ग्रामीण मतदाता ही यहाँ जीत हार का तय करते हैं, और ये इस बार कौशल यादव के नज़र में पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि कौशल इस बार बाजी मार लेंगे। जी सर, तो नवीन नगर में चेतन आनंद का हालत क्या है? आनंद मोहन के बेटे हैं चेतन आनंद, और जेडीयू ने इस सीट पर बाहुबली आनंद सिंह के मोहन के बेटे के चेतन आनंद को उतारा है। महागठबंधन की सीट तरफ से आमोद चंद्रवंशी मैदान में है। चेतन आनंद 2020 में आरजेडी के टिकट पर शिवहर से चुनाव जीते थे, आपको पता ही है। 2024 में नीतीश कुमार के एनडीए में आए तो चेतन ने आरजेडी से बगावत करके उनका साथ दिया था विश्वास मत के दौरान। चेतन की मां लवली आनंद शिवहर से लोकसभा सीट से जेडीयू के सांसद भी हैं। चेतन के पिता आनंद मोहन भी यहाँ से 2 बार सांसद रह चुके हैं। नवीनगर से चेतन
मुझे लगता है कि आगे चल रहे हैं। ये राजपूत बहुल इलाका है और चेतन आनंद भी इसी समुदाय से आते हैं। चेतन की मां लवली आनंद भी इसी सीट से 2 बार जीत चुकी हैं। शुरू में पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह की नाराजगी थी, लेकिन उनको समझा लिया गया है। लेकिन फिलहाल बागियों को शांत कराने का फायदा मुझे लगता है चेतन को मिल रहा है। और दूसरी बात यह है कि पड़ोसी सीट है गोह, जहाँ से भीम यादव का टिकट कट गया है आरजेडी की तरफ से, तो यादव वोटरों में नाराजगी है। तो यादव वोटर निर्दलीय प्रत्याशी मृत्युंजय यादव के पक्ष में गोलबंद दिखाई दे रहे हैं। इससे आमोद चंद्रवंशी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, मतलब आरजेडी की मुश्किल बढ़ सकती है और चेतन आनंद एक बार फिर से जीत सकते हैं। सर, तो अशोक महतो की पत्नी अनीता भी वारसलीगंज से आगे होने की खबर सामने आ रही है। हाँ बिल्कुल, वारसलीगंज सीट से बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी मैदान में है। और मैंने वहीं की तस्वीर दिखाई थी ना कि किस तरह से यादव दूसरी जाति के लोगों को मतदान केंद्र तक जाने ही नहीं दे रहे हैं, वोट ही नहीं दे हाँ मार रहे हैं पूरा लाठी से, वोट दोगे। तो वहाँ दबंगई दिख रही है। मुझे लगता है कि सरदार अखिलेश पर भारी पड़ रहे हैं अशोक, साधु अशोक, पता है ना, अखिलेश सिंह को सरदार कहा जाता है और अशोक महतो को साधु कहा जाता है, नाम के विपरीत काम। तो दोनों के बीच लड़ाई है। अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी मैदान में है और 2005 और 2010 में अशोक महतो के भतीजे प्रदीप महतो चुनाव जीत भी चुके हैं। तो बीजेपी उम्मीदवार अरुणा देवी 90 के दशक के बाहुबली अखिलेश सिंह की पत्नी हैं और वो लगातार 4 बार से चुनाव जीतती रही हैं। तो इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है और अरुणा देवी को एंटी इनकम्बेंसी का सामना तो करना पड़ ही रहा है, नाराजगी भी है लोगों की। और कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया था यहाँ पर, जिससे अनीता को नुकसान हो सकता था। उन्होंने आखिरी वक्त पर नाम वापस ले लिया है। तो इस सीट पर अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई रहती है और पिछड़ा वोट ज़्यादा संगठित है, जिसका ज़्यादा फायदा अनीता को मिल रहा है। अब देखिए ना, वोटें नहीं डालने दे रहे हैं लोग, तो कैसे अखिलेश की पत्नी जीतेंगी, ये सवाल है। जी, तो सर लालगंज से भी मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी का क्या हाल चल रहा है वहाँ? हाँ देखिए, बहुत अच्छे ढंग से चुनाव लड़ी है बिटिया और बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी है। बोलने भी आता है और राजनीति करे तो आगे बहुत उसका अच्छा भविष्य दिखाई दे रहा है। लेकिन शिवानी शुक्ला को इस बार मुझे नहीं लगता है कि लालगंज की सीट से जीत मिल पाएगी। इस सीट से मुन्ना शुक्ला और उनकी पत्नी अनु शुक्ला भी चुनाव जीतती रही हैं। शिवानी के खिलाफ बीजेपी ने मौजूदा विधायक संजय सिंह को मैदान में उतारा है और फिलहाल संजय सिंह और शिवानी शुक्ला के बीच कांटे की लड़ाई दिख रही है। संजय सिंह की छवि अच्छी है, उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लागू करवाया है। हाँ, उनके पास राजपूत कोयरी ईबीसी का संगठित वोट बैंक भी है। लेकिन शिवानी को भी मुन्ना शुक्ला की बेटी होने का फायदा मिल रहा है। भूमिहार वोट अगर बट गया, मैंने ज़्यादा मिल गया मुन्ना शुक्ला को, तो मुन्ना शुक्ला की बेटियाँ जीतेगी। अगर भूमिहार वोट गोलबंद रहा एनडीए के पक्ष में तो एनडीए की जीत होगी। कांग्रेस ने आदित्य राजा को भी टिकट यहाँ से दे दिया था, हालांकि बाद में उन्होंने नाम वापस ले लिया। तो मुझे लगता है कि कांटे की लड़ाई हो गई है वहाँ पर एनडीए और महागठबंधन के बीच। तो कौन जीतेगा कहना बड़ा मुश्किल है। सर, तो कहा जा रहा है कि जोकीहाट से शाहनवाज आलम का भी हालत कुछ कैसा है वो? हाँ, शाहनवाज आलम चुनाव जीत सकते हैं मुझे लगता है। देखिए, जोकीहाट सीट से आरजेडी ने शाहनवाज आलम को टिकट दिया है। शाहनवाज बाहुबली तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं और शाहनवाज का मुकाबला अपने बड़े भाई जन स्वराज के उम्मीदवार सरफराज आलम के साथ है। अपने ही बड़े भाई? जी हाँ। तो 2020 में सरफराज को आरजेडी ने टिकट दिया था, लेकिन शाहनवाज ने एमआईएम के टिकट पर उन्हें हरा दिया था। इस बार वे आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर शाहनवाज और उनके भाई सरफराज के बीच ही लड़ाई है। जेडीयू के मंजर आलम तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहाँ मेन लड़ाई हो गई है जनसुराज और आरजेडी के बीच। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि यहाँ क्या होगा। और एमआईएम के मुर्शीद आलम 5 बार मुखिया रह चुके हैं और सरफराज आलम के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन कितना कर पाएंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं कर पाए हैं, इसलिए लड़ाई कांटे की है। और जेडीयू उम्मीदवार मंजर आलम भी जनसुराज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार मुस्लिमों की गोलबंदी दिख रही है। मैं गया था वहाँ, तो मुझे लगता है कि अगर मुस्लिम गोलबंद हो गए सरफराज के पक्ष में तो शाहनवाज को हार का सामना करना पड़ सकता है। तो लड़ाई कांटे की है। जी सर, तो मिनी चित्तौड़गढ़ बाढ़ में क्या होने वाला है?
हाँ, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू यहाँ से लगातार चुनाव जीतते रहे, इस बार उनको टिकट नहीं मिला। और पटना जिले की बाढ़ विधानसभा सीट को वाकई आपने ठीक कहा, मिनी चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, क्योंकि राजपूतों की आबादी सबसे ज़्यादा है। 1980 को छोड़ दें तो ज़्यादातर यहाँ से राजपूत उम्मीदवार ही जीतते रहे हैं। इस बार एनडीए की तरफ से बीजेपी ने 4 बार से जीत रहे ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को बदल दिया है और डॉक्टर सियाराम सिंह को टिकट दिया है, ताकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम न करे। उधर आरजेडी ने बाहुबली करणवीर सिंह उर्फ लल्लू मुखिया को टिकट दे दिया है। इस सीट पर डॉक्टर सियाराम सिंह आगे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने किसी यादव को नहीं देकर किसी राजपूत को उम्मीदवार बनाया होता तो राजपूत वोट बैंक में संधमारी होती और चुनाव जितना आसान हो जाता, लेकिन उन्होंने यादव को देकर के तो भूल कर दी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ आरजेडी बाजी नहीं मार पाएगी और यहाँ से जो सीट है बीजेपी का वो निकल सकता है। सर, तो यहाँ पे और भी जदयू समर्थक धानुक जाति के वरुण कुमार ने उस पर मारपीट का केस भी दर्ज कराया था। हाँ, कराया था, उसका भी असर होगा। और इसके अलावा करीब देखिए 80% राजपूत वोट बैंक है और ये बीजेपी को ही मिलता रहा है वोट। भूमिहार ब्राह्मण और बनिया भी जेडीयू और बीजेपी के पक्ष में ही वोट करते रहे हैं। तो करणवीर सिंह उर्फ यादव वोटर्स पर निर्भर है। तो मुझे लगता है कि यहाँ आरजेडी नहीं जीत पाएगी चुनाव बाढ़ में। तो सुना आपने कि कौन थे वे 15 बाहुबली और कैसी थी उनकी स्थिति, कैसी चल रही है। अब निर्णय तो 14 नवंबर के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल आपकी क्या राय है इन सभी को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।